चलिए। तो कल हमने क्या किया था? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेआउट मैनेजर को। तो उस लेआउट मैनेजर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। वही फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक विंडो बनाई अपनी। विंडो का ज्योमेट्री सेट कर दिया, और जो भी ज्योमेट्री है वो आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 400 एक्स 300 विंडो डॉट कॉन्फ़िगर बीजी इक्वल टू येलो। उसके बाद विंडो पर मेन लूप नाम का जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया। अब इसमें कल हमने प्लेस वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम बात करते हैं पैक लेआउट, कि हमारा जो पैक लेआउट है वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? मान लीजिए मेरे पास बटन है, जो हमने कल बनाया था वही बटन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जो बटन कल हमने बनाया था उसी बटन को, उसी तरह के बटन को बना लेते हैं। हम लाइक b1 इक्वल टू बटन, और इसमें डाल दिया विंडो। उसके बाद यहाँ लिख दिया बटन पे जो लिखना है वो आप लिख दीजिए। लाइक आपने लिख दिया सबमिट। इस तरह से आपने लिख दिया बटन पे। ठीक है। बाकी इसका बटन का लुक फील जो भी देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, एक ही बटन बना देते हैं, उसी पे काम कर लेते हैं। और यहाँ लिख दिया बी डॉट। अब जो हमारा आज का लेआउट है वो है पैक लेआउट। तो कैसे काम करेंगे पैक लेआउट पर, उसकी बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे बी डॉट पैक। एक बार इसको समझना पड़ेगा ग्राफिकली कैसे पैक लेआउट काम करता है। मान लीजिए ये आपका विंडो है। ठीक है, ये आपकी विंडो है। अब इस विंडो पर अगर मैं पैक लेआउट लगाऊंगा तो पैक लेआउट क्या करता है, इस विंडो को चार साइड में अरेंज करता है। पहली साइड आप ये मान लीजिए, ये हो गई इसकी टॉप साइड। टॉप। एक हो गई इसकी बॉटम साइड। एक हो गई इसकी लेफ्ट साइड। और एक हो जाती है इसकी राइट। तो इस तरह से जो पैक लेआउट है वो सबसे पहले हमारा जो पेरेंट है उस पेरेंट को चार साइड में विजुलाइज करता है, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट। तो जो भी आपका ये आ रहा है हमारा बटन, ये बटन आपका कहाँ रखा जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपने बताया साइड, आर्गुमेंट का यूज करके लिख दिया बटन की साइड। मान लीजिए आप बॉटम पे चाहते थे तो आपने लगा दिया बॉटम। ठीक है। तो बॉटम पे जब आप लगाएंगे यहाँ पर, तो बॉटम में भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे।
और वो ऑप्शंस क्या होंगे उसकी बात करते हैं कि ऑप्शंस हमारे क्या क्या होंगे। अगर हम बॉटम पे जाएंगे तो हमारा जो भी बटन आ रहा है वो बॉटम में भी कहाँ नजर आएगा, सेंटर पे नजर आएगा, या हमारा ईस्ट में नजर आएगा, या वेस्ट में नजर आएगा। तो जो बॉटम साइड है, इस बॉटम साइड में हम तीन डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, बॉटम सेंटर, बॉटम ईस्ट, बॉटम वेस्ट। ठीक है, इस तरह से। अब जो टॉप होगा हमारा, इस टॉप साइड की भी हम तीन डायरेक्शन दे सकते हैं, टॉप सेंटर, टॉप वेस्ट, टॉप ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब हम साइड बॉटम या टॉप देंगे तो साथ में ये भी बताएंगे कि उस साइड में किस डायरेक्शन पे नजर आएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एंकर, तो जो एंकर नाम का आर्गुमेंट होता है वो हमें यही बताता है कि आपको कहाँ रखना है। तो आपने कर दिया एंकर इज इक्वल टू, मान लीजिए सी। तो सी का मतलब हो गया कि आपका जो बी बटन है ये अपने पेरेंट में बॉटम साइड पर सेंटर पे नजर आएगा। देखो, बॉटम सेंटर पे ये आपका नजर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप सी की जगह लिखते हैं डब्ल्यू, तो बॉटम के बेस्ट में नजर आएगा। और अगर आप लिखते हैं ईस्ट, दैट इज ई, तो ये आपका बॉटम के ईस्ट में नजर आएगा। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सर ये सेंटर और ईस्ट के बीच में नहीं आ सकता। तो बाय डिफॉल्ट जो पैक है वो हमारा पैडिंग को सपोर्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी विजिट को जिस साइड के जिस एंकर पे रख चुके हैं, अगर उससे आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करना चाहते हैं उसे, तो उसके लिए आप पैडिंग का यूज करेंगे। तो अगर हम पैडिंग की बात करें तो हमारे पास एक पैडिंग होती है, पैडिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो जब मैं पैडिंग इन एक्स डायरेक्शन यूज करूंगा, इसको हटाते हैं अभी, तो एक्स डायरेक्शन में आपकी पैडिंग आ जाएगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितने पिक्सल की पैडिंग होगी वो आप बताएंगे। तो मैंने कर दिया 20। इसका मतलब है कि जो मेरा बटन है, बटन के दोनों तरफ जो एक्स हमारा होगा वहां पर पैडिंग 20 की आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका बटन है, ठीक है, इसके एक्स डायरेक्शन में इधर भी और इधर भी, तो जो पैडिंग आएगी वो दोनों तरफ आएगी, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, दोनों तरफ आपकी क्या आएगी, यहाँ पर पैडिंग आएगी। ठीक है, कितने 20 पिक्सल की। देखो, तो ये यहाँ भी आ रहा है, देखो ये, और ये यहाँ भी होगा, दोनों। इधर कोई और विजिट है नहीं तो पता चल नहीं रहा है। तो अब अगर मैं इसको कम ज्यादा करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 की जगह 50 कर दिया, तो ये ऐसे है। जिस तरह से हम पैडिंग कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह से हम पैडिंग कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन की पैडिंग क्या होगी हमारी, मान लो मैंने कर दिया 20, तो वर्टिकली दोनों तरफ बटन के 20 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी उसके पेरेंट के साथ। ठीक है, तो ये आपका बट जो पैडिंग है वो इस तरह से यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं, पैडिंग एक्स, पैडिंग वाई, ये वाली पैडिंग वाई होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक पैडिंग और होती है जिसको बोलते हैं आई पैडिंग, दैट इज इंटरनल पैडिंग। तो मैंने कर दिया यहाँ पर आई पैड एक्स इक्वल टू 20। इसका मतलब है बटन के अंदर जो पैडिंग होगी, इंटरनल पैडिंग, वो एक्स डायरेक्शन में 20 होगी। ये देखो, ये वाला, ये जो गैप है ये आई पैड है, ये वाला जो गैप है ये आई पैड, आई पैड एक्स, आई पैड वाई, ये वाला, ये है आई पैड वाई, जो अंदर वाला गैप है, दैट इज इंटरनल पैडिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आई पैड वाई देंगे तो वर्टिकली इंटरनल पैडिंग आपका यूज होगा।
आई पैड वाई, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये आई पैड वाई हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग हम यूज कर सकते हैं पैक लेआउट में। एक्स पैडिंग, वाई पैडिंग, एक्स पैडिंग एक्सटर्नल, वाई पैडिंग एक्सटर्नल, एक्स पैडिंग इंटरनल, एक्स पैडिंग, वाई पैडिंग इंटरनल। तो इस तरह से हम यहाँ पर पैडिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक? अब सर सपोज करिए सिचुएशन क्या होती, सिचुएशन होती कि मैं यहाँ पर साइड इक्वल टू लेफ्ट लगा रहा हूं। जब आप साइड की वैल्यू बॉटम लगाते हैं तो एंकर की वैल्यू ईस्ट वेस्ट सेंटर में से कुछ भी हो सकती है। और जब आप साइड की वैल्यू लेफ्ट लगाएंगे, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे जिसको जो भी डाउट होगा, है ना, अभी पढ़ लेते हैं पहले क्योंकि नेटवर्क इशू होने के पूरे चांस है। तो साइड इक्वल टू मैंने यहाँ पर लेफ्ट लगा दिया। जब ये हमारी विंडो होगी, इस विंडो के लेफ्ट में जब मैं अपने विजिट को ऐड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट तो इसका साइड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करें, नॉर्थ एंड साउथ। इसी तरह जब आपका राइट होगा तो राइट में यहाँ पर हमारा नॉर्थ होगा, साउथ होगा और बीच वाला क्या होगा हमारा सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब हम साइड लेफ्ट देंगे तो एंकर की वैल्यू यहां पर हम क्या पास करेंगे, सेंटर दे सकते हैं। दूसरी वैल्यू एंकर की क्या दे सकते हैं, साउथ दे सकते हैं। तीसरी वैल्यू क्या दे सकते हैं एंकर की, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ। पैडिंग हम यहां भी दे सकते हैं। तो आई पैडिंग क्या होती है, इंटरनल पैडिंग। जो विजिट है उसके अंदर स्पेसेस अगर आप देना चाहते हैं तो आई पैड एक्स आप देंगे। मैंने यहाँ 20 करो, आप डायग्राम देखकर कोशिश करिए समझने की आई पैड का मतलब क्या हो रहा है। तो कोशिश करो समझने की आई पैड एक्स से क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं आई पैडिंग की वैल्यू बदल रहा हूँ, देखो क्या फर्क आ रहा है। आई पैड वाई अगर मैं करूंगा तो ये डिफरेंस कहां पर नजर आएगा, समझ में आ रहा है। और अगर मैं आई हटा दूं तो डिफरेंस क्या होगा, वो देखो, ये ये पैडिंग है ना, बाई वाली। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बटन या किसी भी विजिट को पैक कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर किसी भी विजिट को पैक करा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि उसका साइड क्या है, मैंने ये नहीं बताया कि उसका एंकर क्या है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम पैक यूज करते हैं किसी भी विजिट के ऊपर, तो वो हमारा डिफॉल्ट साइड टॉप कंसीडर करता है और डिफॉल्ट एंकर सेंटर कंसीडर करता है। तो जब हम पैक फंक्शन को किसी भी विजिट पे कॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा टॉप सेंटर को कंसीडर करेगा। तो ये हमारा टॉप सेंटर इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर मान लीजिए एक और बटन है, विंडो, और यहां पर लिख दिया मान लीजिए रीसेट, और मैंने जानबूझकर क्या करा, B2 पर भी सिर्फ पैक लिख दिया। तो अब सर इसका मतलब भी यही होगा कि B2 भी हमारा टॉप सेंटर पे जाएगा। तो सरप्राइजिंगली आंसर इज यस। लेकिन जो हमारा पैक है ये ओवरलैपिंग नहीं करता। तो ये क्या करेगा, जब इस तरह से आएगा तो जो ऑलरेडी हमारा बटन टॉप सेंटर पे आ चुका है उसके नीचे हमारा अरेंज करता हुआ चला जाएगा। अब जितने भी विजिट आएंगे जो सेम हमारा पोजीशन पे आपने पैक करे हैं, वो हमारा अगर टॉप सेंटर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ते जाएंगे। अगर सब हमारा बॉटम सेंटर थे तो फिर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आएंगे सारे के सारे।
एक और लगा दो, इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो पैक मेथड पे सेम पोजीशन दे दो तो वो टॉप टू बॉटम चलता है, नहीं। डिपेंड करेगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अगर आप यहाँ पर बॉटम सेंटर कर दें और यहाँ भी बॉटम सेंटर कर दें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं कर दूं साइड इक्वल टू बॉटम और सेंटर अगर मैं नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट सेंटर होगा ही होगा, साइड इक्वल टू बॉटम, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाएगा और राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पैक वाला कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले लेआउट का यूज करते हैं। और जो तीसरा वाला लेआउट है वो हमारा ग्रिड लेआउट है। टेबलर स्ट्रक्चर में अगर आप अपने विजिट्स को अरेंज करना चाहते हैं, टेबलर स्ट्रक्चर में अगर आप अपने विजिट्स को अरेंज करना चाहते हैं तो आप ग्रिड लेआउट के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम के थ्रू समझ। मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने कई सारे बटन बना दिए, पहला दूसरा। अब बटन पे सिर्फ ऐसे ही लिख दिया समझने के लिए, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। चार बटन मैंने बना दिए, ठीक है। अब मैं इन चारों बटन को अपनी विंडो पे अरेंज करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू ग्रिड लेआउट। तो कैसे बनेगा ग्रिड, टेबलर स्ट्रक्चर में बनेगा। तो एक बार विजुलाइज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी विंडो है। अब जब इस विंडो को आप v1 डॉट ग्रिड करके लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इस विंडो को टेबलर फॉर्म में अरेंज करेगा, रो कॉलम की फॉर्म में। तो कितने रो कितने कॉलम होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डायनेमिकली आप जितने चाहे उतनी रोज, जितने चाहे उतने कॉलम यूज कर सकते हैं। तो ये रो 0 हो गई, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये कॉलम 0 हो गया, कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो इस तरह से अब आप B1 बटन को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रिड का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V1 डॉट ग्रिड। तो आप यहाँ बताएंगे रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0। फिर B2 को आपने ग्रिड, और आप चाहते हैं B2 उसी रो में आए, तो रो 0 और कॉलम इक्वल टू 1। अब आप चाहते हैं कि जो आपका बटन है B3 ये नेक्स्ट रो में आए, तो B3 डॉट ग्रिड रो इक्वल टू 1, कॉलम इक्वल टू 0। अब B4 आप चाहते हैं कि नेक्स्ट रो के सेकंड कॉलम पर नजर आए। तो इस तरह से आप रो कॉलम के अकॉर्डिंग अपने विजिट्स को अरेंज कर सकते हैं। पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि कितने रो कितने कॉलम बनाने हैं हमारे लिए। अब इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो समझते हैं जरा। ग्रिड लेआउट ये कहता है कि मैं विंडो में ग्रिड बनाना शुरू कहां से करूंगा, आपकी पसंद की लोकेशन से नहीं करूंगा। आप सोच रहे होगे कि बीच में बना लें, राइट में बना लें, ऐसा नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड बनेगा वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से बनना शुरू होगा। तो सर ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फ्रेम। आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो ग्रिड लेआउट है ये बहुत कम चांस है कि आप ग्रिड लेआउट को अपने टॉप लेवल विंडो पे यूज करते होंगे। हम जनरली 10 में 9 बार ग्रिड लेआउट को जब यूज करते हैं तो ये एक चाइल्ड कंटेनर या चाइल्ड लेवल विंडो पे यूज करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड विंडो का।
चाइल्ड विंडो बनाएंगे। चाइल्ड विंडो के अंदर हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे, और चाइल्ड विंडो को, जो पेरेंट विंडो है, जो मेन विंडो है, उसमें हम पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस कर देंगे, और फिर चाइल्ड विंडो के अंदर ग्रिड हम लगाएंगे। तो ग्रिड का ज्यादा बार इस्तेमाल जो किया जाता है वो चाइल्ड विंडो के साथ ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड विंडो क्या क्या होती है? फ्रेम। तो पाइथन के अंदर फ्रेम नाम का एक विजिट होता है। जो फ्रेम विजिट है वो एक चाइल्ड विंडो को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका टॉप लेवल विंडो है वो टाइटल बार के साथ आती है, बॉर्डर के साथ आती है, बट जो चाइल्ड विंडो है उसका कोई टाइटल बार नहीं होता। तो इसी कोड को मैं दोबारा लिख रहा हूं। और यहाँ पर मैंने क्या करा, पहले एक फ्रेम बनाया। फ्रेम क्या है? चाइल्ड विंडो को रिप्रेजेंट करने वाला विजिट है। ऐसा फ्रेम एक ऐसी विंडो है जिसमें ना तो टाइटल बार होता है और ना ही बॉर्डर्स होते हैं, तो देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेम लगा हुआ है हमारा। ठीक है, फ्रेम का पेरेंट कर दिया मैंने विंडो। ठीक है, उसके बाद फ्रेम को मैंने प्लेस कर दिया पर्टिकुलर पोजीशन जो आप देना चाहते हैं, x = 100, y = 100। अब ये जो बटन बनाए, इन बटन से कहा भाई आपका पेरेंट विंडो नहीं है, आपका पेरेंट है फ्रेम। यहाँ सब जगह फ्रेम डाल। और इस बार जब b1 डॉट ग्रिड होगा तो b1 अपने पेरेंट के लिए ग्रिड में अरेंज होगा। तो b1 का पेरेंट कौन है इस बार? फ्रेम। और फ्रेम का पेरेंट कौन है? विंडो। अब देखो, अब आप बोलोगे सर फ्रेम को थोड़ा दाएं बाएं करो, तो ये आप देखो ना, यहाँ पर आप फ्रेम को जहां चाहे वहां प्लेस करो। आप चाहते हो यहाँ करना है तो यहाँ कर लो, आप जहां चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम फ्रेम का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रिड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। ग्रिड के अंदर भी पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग आईपैड, पैड एक्स, पैड वाई, आईपैड एक्स, आईपैड वाई, ये दोनों आप इसके अंदर भी दे सकते हो ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे तीन तरह के जो लेआउट हैं जो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इमेजेस को लेकर। तो सर अगर मुझे कोई भी इमेज लगानी होगी तो कैसे लगाएंगे? तो बटन पर इमेज लगाई जा सकती है। आप चाहें तो इमेज को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, जहां आप चाहें वहां आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। तो पहले बैकग्राउंड इमेज लगाना मैं आपको बताता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ये भी हटा दो। सिंपल आपकी विंडो बनकर आ रही है, और मान लो मैंने फुल स्क्रीन विंडो बना दी। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर देने की बजाय बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं। तो इमेज पे काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक मॉड्यूल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल करके। ठीक है, और आप लिखेंगे यहाँ पर पिप इंस्टॉल पिलो। तो पिलो नाम का एक मॉड्यूल होता है जो हमारा इमेज को प्रोसेस करना, इमेज को पाइथन में रिप्रेजेंट करना, इस तरह की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, माइट भी अदर बैचेस में पढ़ाया होगा तो करा होगा। तो आप अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल करेंगे। ये पाइथन का स्टैंडर्ड मॉड्यूल नहीं है, और ये एनाकोंडा के साथ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल करना होगा। मेरे में शायद बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मेरे में लिखकर आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आप अपने सिस्टम पे इसको पहले रन करेंगे पिप इंस्टॉल पिलो को, तब आप काम कर सकते हैं
इमेज के। पीएनजी इमेज को लेकर टी के इंटर मॉड्यूल के अंदर भी कुछ रखा गया है, लेकिन वो सिर्फ पीएनजी इमेजेस को सपोर्ट करता है। जेपीजी वगैरह या अदर फॉर्मेट की अगर कोई इमेज है तो फिर टी के इंटर वाले जो कॉन्सेप्ट वो फेल हो जाता है। तो बेटर है कि आप फ्लो मॉड्यूल सही पढ़ो। फ्लो मॉड्यूल में किसी भी फॉर्मेट की इमेज हो सकती है, जीआईएफ, पीएनजी, जेपीजी, जो भी फॉर्मेट इमेजेस के होते हैं वो सारे अवेलेबल है। इसमें आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो इमेज पर आप मैनिपुलेशन भी कुछ करना चाहते हैं तो फ्लो मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं सीखना है, तो क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो मेरे सिस्टम में मैंने एक इमेज डाउनलोड करी है। मान लो ये एक इमेज है, बैकग्राउंड इमेज बहुत सी आप डाउनलोड कर लो, किसी भी इमेज को एज ए बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है। मान लो ये मेरे पास इमेज है, अब इस इमेज को मैं एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम PIL। तो एक पैकेज है फ्लो मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम है PIL, और ये P कैपिटल लिखना है, I भी कैपिटल लिखना है और L भी कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो फ्रॉम PIL इंपोर्ट, इस PIL पैकेज के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है इमेज, और एक दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है इमेज TK। ये दो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे इस PIL पैकेज के अंदर। दो मॉड्यूल है, इमेज मॉड्यूल और इमेज TK मॉड्यूल, ये हम यूज करेंगे। अब जो इमेज नाम का मॉड्यूल है, इस इमेज नाम के मॉड्यूल के अंदर एक ओपन नाम का फंक्शन है, और इस ओपन फंक्शन के अंदर आप अपनी इमेज का पाथ पास करेंगे। जहां पर वो इमेज रखी है वो आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस काम को हम यहाँ कर लेते हैं, और इमेज मेरी सिस्टम में डी के अंदर, इमेजेस के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर bg.jpg ये नाम की एक इमेज, ये मेरी इमेज ओपन हो गई, और मान लीजिए मैंने इसे img नाम के वेरिएबल में रख लिया है। अब ये जो इमेज ओपन हुई है, आप इस इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं img.resize। अगर आपको लगता है कि जो आपने बैकग्राउंड इमेज ली है वो आपकी फिट नहीं हो रही है, बड़ी है, छोटी है, तो आप इसे यहाँ से रिसाइज अपना कर सकते हैं। तो नई विड्थ और नई हाइट आप यहाँ ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर इसे देखते हैं। फिलहाल मेरी इमेज ऐसी बनकर तैयार हो गई। अब ये जो इमेज आपने ओपन करी है, इस पाथ पे जो इमेज रखी है, इस इमेज को आपको टीके इंटर के कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। अभी जो इमेज है वो टीके इंटर के कंपैटिबल नहीं है, सिंपल आपकी इमेज ओपन होकर आ गई है। तो टीके इंटर के कंपैटिबल बनाने के लिए इस इमेज टीके नाम के मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फोटो इमेज, और इस फोटो इमेज के अंदर हम क्या पास करेंगे, अपनी जो इमेज ओपन हुई थी उसको पास करें। यहाँ लिख दिया मैंने इमेज इक्वल टू IN, और कॉमा लगाकर हम ये भी बताएंगे कि ये जो आप टी के इंटर के कंपैटिबल इमेज गेट कर रहे हैं, तो जो आपको मिलेगी वो टी के इंटर के कंपैटिबल इमेज मिलेगी। तो मान लो इसका नाम मैंने कर दिया TK_IN। तो ये जो इमेज है ये ऑर्डिनरी इमेज है, और ये जो इमेज मिलेगी वो आपको टीके के कंपैटिबल इमेज मिलेगी, जिससे आप इस इमेज को अब आप टीके इंटर के किसी भी विजिट पर जो सपोर्ट करते हैं यूज कर सकते हैं। ये वाली इमेज टीके इंटर के विजिट पे यूज नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या करना, पहले इसको टीके कंपैटिबल बना लिया। तो अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारी इमेज टीके के कंपैटिबल बन गई है, ये कहीं भी लगे, लेकिन जो आपका पेरेंट विंडो है उसी के अंदर ही कहीं ना कहीं दिखाई जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा मास्टर
इक्वल टू जो आपका पेरेंट विंडो है उसका नाम। तो अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो पहली बार में चल जाता है, लेकिन जब दोबारा कोड चलाएंगे तो इमेज फिर डिस्प्ले नहीं होगी। तो उस पर्पज में आपको ये आर्गुमेंट लिखना है। तो इसको हम बार इसको देखेंगे एक बार। फिलहाल मैंने लिख दिया इमेज ठीक है, बनकर तैयार हो गया। अब ये जो इमेज है ये कहाँ लगाओगे आप? ये जो इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज है, कहाँ लगाओगे आप? तो आंसर आता है किसी भी इमेज को किसी विजिट पे ही दिखाया जा सकता है। बटन पे दिखा लो, लेबल पे आप दिखा सकते हो, है ना? तो मैं आपको इसको लेबल पे लिख कर दिखाता हूँ। तो लेबल दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहला, लेबल पे कोई भी एक मैसेज लिखा जा सकता है। दूसरा, लेबल पर कोई इमेज भी लगाई जा सकती है। तो मैं पहले लेबल को इमेज के लिए यूज करके दिखाता हूँ, फिर आप लेबल के साथ कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी अपना लिख पाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा एल इक्वल टू लेबल, और लेबल का पेरेंट मैंने लिख दिया विंडो, और यहां लिखेंगे इमेज इक्वल टू टी के अंडरस्कोर आई। तो इमेज आर्गुमेंट में हम जो टीके के कंपैटिबल इमेज है वो पास कर दे। अब ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर आप जो इमेज अभी लेवल पर आई है और आप चाहते हैं कि ये हमारा फुल स्क्रीन पर नजर आए, तो आप इसे प्लेस करते हैं 0 0 पर, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो वास्तव में बैकग्राउंड इमेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, लेबल को उठा के 0 0 पर रख देते हैं और वहां से हमारा लेबल दिखना शुरू होगा, और जितनी बड़ी इमेज होगी उतना बड़ा लेबल अपने आप दिख जाएगा। तो ये आपका, आपको लगेगा कि बैकग्राउंड इमेज बन गई, वास्तव में बैकग्राउंड इमेज नहीं है। वास्तव में ये विंडो के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, और उस लेबल के ऊपर आपकी क्या लगी हुई है, इमेज आपकी यहाँ पर लगी हुई है। अब अगर मान लो आप यहाँ पर कुछ और दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए एक लेबल आप और दिखाना चाहते हैं, तो एक लेबल और बना देते हैं। ये लेबल है जो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लेबल बना दिया L2 टू इक्वल टू लेबल, विंडो में ही जाएगा, लेकिन इसमें हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे। लिख दिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने सिंपल 5। अब इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, जहां आपका मन करे वहां रख दो। तो आप इसे प्लेस कर दो, या मान लो इसे मैंने पैक कर दिया और यहाँ लिख दिया ऐसे करके, तो कहाँ नजर आएगा ये एकदम टॉप सेंटर पे नजर आ जाएगा। इसका फॉन्ट बड़ा करोगे तो देखने में सही भी लगेगा। तो इस तरह से आप अपने बाकी के जितने भी और विजिट हैं अपना प्लेस करो, ग्रिड लगाओ, पैक करो, कहीं भी लगाते चले जाओ, तो वो हमारा क्या हो रहे हैं, इस लेवल के ऊपर हमारे लगते हुए, इस लेवल इमेज के ऊपर लगते हुए आपको आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से। अब इसको आगे आप जैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सपोज करिए क्लास लास्ट में 5 मिनट दे देंगे, जिसकी जो एरर आ रही है, जो साथ साथ कर रहे हैं, अगर उनकी एरर आ रही है तो लास्ट में 5 मिनट दे देंगे, 10 मिनट दे देंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है सर मुझे इमेज को बैकग्राउंड इमेज नहीं दिखाना है, मैं इमेज को एज ए लोगो की तरह यूज करना चाहता हूँ, या इमेज को किसी बटन पे लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगाई जाएगी, पर्टिकुलर बटन पे अगर इमेज लगानी है तो कैसे लगेगी? हमने कहा चलो देखो, इसी में देख लेते हैं। तो मैंने एक इमेज, और यहाँ पर मतलब ये इमेज है मेरे पास रीसेट बटन की, अभी मैंने डाउनलोड करी है, रीसेट बटन की इमेज है।
मान लो ये मैं बटन पर लिखना चाहता हूँ, बटन पर ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, जो भी इमेज लगानी है उसको पहले ओपन करोगे, जैसे ये अभी ओपन करिए ऐसे ही ओपन करोगे यहाँ पर। तो IMG अंडरस्कोर BTN कर दिया, ताकि हमें याद रहेगा कि जो इमेज है बटन के लिए हम लोग बना रहे हैं। इमेज डॉट ओपन इमेजेस। अब देखो ये इमेज का फॉर्मेट JFIF है ना, तो कोई सा फॉर्मेट हो सकता है। अब इस इमेज को TK इमेज में कन्वर्ट करेंगे, तो TK अंडरस्कोर इमेज बटन इक्वल टू इमेज TK डॉट फोटो इमेज और इमेज इक्वल टू इमेज बटन मास्टर इक्वल टू विंडो। अब अपना बटन बनाओ जिस पर आप ये दिखाना चाहते हैं, तो मैंने बना दिया मान लो BTN इक्वल टू बटन विंडो। अभी तक मैं यहाँ लिखता था टेक्स्ट, अब टेक्स्ट की जगह क्या लिख दो यहाँ पर, इमेज इक्वल टू TK इमेज। ठीक है, और इस बटन को आप कहीं प्लेस कर दो जहां आप करना चाहते हैं, मतलब x इक्वल टू 200, y इक्वल टू 300 पे मैंने ये रख दिया। तो ये आपका रीसेट बटन। अब देखो ये बड़ा लग रहा है वो, अब यहाँ पर आपको इमेज रिसाइज करनी पड़ेगी, है ना, जरूरत पड़ रही है इस बार इमेज को रिसाइज करने की। ठीक है, तो कैसे रिसाइज कर सकते हैं, तो ये जो आपकी इमेज ओपन होकर आई है, ये जो ओपन होकर आई है, इस इमेज को रीसाइज किया जा सकता है। और रीसाइज में आप अपना नया साइज दे सकते हैं। मान लीजिए जो नई इमेज बनाना चाहते हैं वो 100 पिक्सल वाइड और 30 पिक्सल हाइट में होनी चाहिए, तो ये रिसाइज होकर आपको नई इमेज मिलेगी, तो आपको एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होगा, तो आप उसी वेरिएबल में रख लीजिए, क्योंकि आपको तो जो रिसाइज वाली इमेज है वो यूज करनी है। तो आपने जो रिसाइज होकर इमेज बनी होगी मेमोरी में, उसको उसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा। अब अपने अकॉर्डिंग इसको रिसाइजिंग में आप करते रहिए। अब बैकग्राउंड में इमेज हमने लगा दी, बटन पे इमेज लगा दी। अब सर एक इंडिपेंडेंट इमेज लगाइए बिना बटन के, और बैकग्राउंड पे भी नहीं होनी चाहिए। मान लो ये इमेज है ना, ये मैं लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगेगी भाई, जो स्टेप हमने सीखे हैं वो वही रहेगा। ठीक है, तो इमेज को पहले ओपन करेंगे जैसे ओपन करते आ रहे हैं। तो अब इमेज ओपन करने वाला उसका नाम कर दिया मैंने IMG फ्लैग, कोई भी नाम दे दो, बस एक याद रहना चाहिए कोड में कि हम कौन सी इमेज क्या पर्पस के लिए कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है कि किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। ओपन करेंगे इमेज के लिए, तो ये बड़ा आसान लगता है क्योंकि सब कुछ वही है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ रखी है इमेज और कहाँ लगानी है। तो ये कौन सी वाली थी, फ्लैग डॉट जेपी। अब इस इमेज को टी के इमेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, IMG फ्लैग इक्वल टू इमेज TK डॉट फोटो इमेज और इमेज इक्वल टू इमेज फ्लैग मास्टर इक्वल टू विंडो। अब आप कहाँ लगाना चाहते हो कहीं भी लगाओ, लेकिन लेबल पे लगानी पड़ेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज डायरेक्ट दिखा दी जाए, इमेज हमेशा किसी विजिट पे ही दिखाई जाएगी। ठीक है, अब ये जो विजिट है जिस पर इमेज दिखाई जाएगी, जनरली वो लेबल होता है। तो मैं एक लेबल और बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसका नाम कर दिया, ऊपर लेवल का नाम क्या रखा है मैंने, L2।
मान लो उसका नाम मैंने L3 कर दिया, विंडो, और यहाँ लिख दिया इमेज इक्वल टू ठीक है इमेज फ्लैश, और L3 को प्लेस कर दिया अपने हिसाब से जहां आप रखना चाहते हो वहां प्लेस कर। तो x मान लो ये कर दिया मैंने 200, और y इक्वल टू मान लो कर दिया मैंने, ये आपकी इमेज है। अब आप इसे छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इमेज पर हमें काम करना आ गया। बैकग्राउंड इमेज लगा दो। बैकग्राउंड इमेज एक इल्यूजन है, लेबल को 0 0 पर सेट करके फुल इमेज सेट कर दो, देखने वाले को लगेगा बैकग्राउंड इमेज हमारी ये आ गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इमेज पर अब हम आगे और डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमेज पर काम करें। कोशिश करते हैं मीनिंगफुल कोई एप्लीकेशन बनाए जिसमें टेक्स्ट फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आए, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड हमारा कैसे यूज होता है। तो मान लीजिए इतना हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, और विंडो डॉट मेन, क्या चाहते हो। अब हम ये चाहते हैं कि सर एक छोटी सी एप्लीकेशन बना दी जाए जिसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं बटन के क्लिक पर, है ना, तो सीखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। विंडो के बाद एक लेबल बनाते हैं, और लेबल पे मान लीजिए लिख दिया मैंने ये विंडो, और टेक्स्ट इक्वल टू मान लिख दीजिए एंटर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कराइए, उसको प्लेस कर दिया, मान लीजिए x इक्वल टू 200, वाई इक्वल टू 200। ठीक है, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, थोड़ा देखने में सही लगेगा, कलर ही दे देते हैं ना। अब जो एंटर टेक्स्ट लिख कर आया है ये बहुत छोटा लिख कर आया है, इसका फॉन्ट आप यहाँ पास कर दीजिए। अब हम चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, पेज नाम का टूल होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर पेज टूल आता है, उसको यूज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं जो ये बनकर आया है इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो टीके इंटर लाइब्रेरी का एक ड्रॉबैक है कि इसमें किसी विजिट को ट्रांसपेरेंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपका जो मेन विंडो है उसकी ट्रांसपेरेंसी देने का ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी हमारे अदर विजिट्स हैं उनका ट्रांसपेरेंसी आप नहीं दे सकते। तो क्या करें फिर, तो इसका एक अल्टरनेट है। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि जो लेबल है इसका बैकग्राउंड, लेबल का बैकग्राउंड है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो हम क्या करें, लेबल का बैकग्राउंड वही कर देते हैं जो इसके पेरेंट का बैकग्राउंड। तो इस तरह से एक अल्टरनेट वे है, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। तो अब आपको लगेगा सर इसका बैकग्राउंड चला गया, वास्तव में चला नहीं गया है। वास्तव में हमने लेबल का बैकग्राउंड वही कर दिया है जो आपके पेरेंट विंडो का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो कई पाइथन डेवलपर
टीके इंटर का यूज इसीलिए नहीं करते हैं, ये एक छोटा ड्रॉबैक है, माइट भी अगले वर्जन में या आने वाले कुछ वर्जन में ये सॉल्व किया जाए कि विजिट का ट्रांसपेरेंसी देनी है ना, तो अभी टीके इंटर में ये नहीं है फिलहाल। इस तरह से अल्टरनेट फिर भी हम काम कर पा रहे। लेवल मेरा लगकर साइट हो गया, अब मैं चाहता हूँ उसके आगे टेक्स्ट फील्ड आए। अब जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसके लिए एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसका भी फॉन्ट मैंने दे दिया, मान लीजिए 220 कर देते हैं, काफी बड़ा हो गया। इसको प्लेस कर देते हैं ई डॉट प्लेस। अब मैं चाहता हूं ये इस लेवल के राइट में नजर आए, तो x इक्वल टू 200 ऑलरेडी हो चुका है, x की वैल्यू 400 करके देख लो, y की वैल्यू वही रखो जो वहां रखी है, तो ये ऐसे नजर आता है। अब इस टेक्स्ट फील्ड में आप बॉर्डर दे दो ताकि देखने में सही लगे। बॉर्डर, अब जो भी लिखोगे वो चलेगा। अच्छा मान लो मैं लॉगिन विंडो बना रहा हूँ, तो लॉगिन विंडो में जो मैं लिखता हूँ वो लिखना नहीं चाहिए टेक्स्ट फील्ड में, जो लिख रहे हैं वो दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा कभी बनाना पड़े, तो जिस एंट्री में हम ऐसा करना चाहते हैं उस एंट्री में एक आर्गुमेंट पास करेंगे शो, जो आप लिख दोगे वो दिखेगा, अब जो आप टाइप करोगे वो नहीं दिखेगा। तो अगर पासवर्ड वाला टेक्स्ट बनाना होगा तो ये इस तरह का फीचर हम यूज करते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो एंट्री बनकर तैयार हो गई। अब एक बटन आप चाहते हो लग जाए, तो बटन बना लो बी इक्वल टू बटन, और यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो, उसके बाद बटन का कोई फॉन्ट वगैरह देना है वो आप दे दो, जो देते आ रहे हैं वही दे देते हैं, बी डी इक्वल टू 5 ये भी देते हैं। बटन को प्लेस कर दो जहां प्लेस करना चाहते हो, तो नीचे लाना है और उन दोनों के बीच में नजर आना चाहिए, तो 300 दे दो, नीचे लाना है तो ये 300 दे कर दे दो। बटन पे कुछ लिखा नहीं है आपने, तो बटन पे कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट इक्वल टू लिख दो जो लिखना चाहते हो, मान लीजिए और ऐसे ही एक बटन और आप बनाना चाहते हो जिस पर अपर लिख कर आए, B2 B2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गई। अब आप चाहते हैं कि ये वर्किंग हमारी हो, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं ऐसे करके, इस पे क्लिक करूं तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, इस पे क्लिक करूं तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि किसी भी बटन के क्लिक पर हमारा कोई लॉजिक एग्जीक्यूट अगर करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक पढ़ना होगा, और उस टॉपिक का नाम है इवेंट हैंडलिंग। तो जैसे आपने पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में एक्सेप्शन क्या होती है पहले वो पता होना चाहिए, फिर उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग यूज करते थे, और वो हमारी एक्सेप्शन जो आती थी उसको हैंडल कर लेता। इसी तरह से इवेंट क्या है एक बार वो पता कर लेते हैं, फिर उसकी हैंडलिंग करने के लिए कोई ना कोई ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें हम कोई लॉजिक लिखेंगे। तो इवेंट क्या होता है वो समझते हैं। तो इवेंट की कई सारी डेफिनेशन है, बट वो डेफिनेशन जो सबको समझ में आ जाए और आसान हो, सिंपल हो, वो मैं आपको देता हूँ इवेंट की सबसे आसान डेफिनेशन। इवेंट का मतलब होता है एनी यूजर इंटरेक्शन विद एनी विजिट इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक विंडो है,
ये आपका टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर आपने कुछ लिखा है, ये आपका बटन है मान लीजिए, ये आपका यूजर है। अब जो यूजर है वो आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे करेगा इंटरेक्ट? माउस से करेगा या कीबोर्ड से करेगा? और तो कोई तरीका है नहीं। बोल के भी कर सकता है, बट अभी हमने वो बोलने वाला फीचर नहीं पढ़ा है। अभी यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में या तो टाइप करके लिखेगा, और जब टाइप करके लिखेगा उसके बाद फिर बटन पे क्लिक करेगा, तो बटन माउस से क्लिक करेगा। तो यूजर हमारी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। माउस को विंडो पे लेकर आया, तो ये भी तो एक इंटरेक्शन है। मैं चाहता हूं जैसे यूजर माउस लेकर विंडो पे आए, विंडो का बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो जाए, और जैसे ही यूजर माउस लेके बाहर जाए वैसे ही बैकग्राउंड कलर फिर चेंज हो जाए। जैसे यूजर माउस लेके बटन पे आए, तो पढ़ा होगा ना आपने होवर। होवर का मतलब है किसी पर जैसे माउस जाता है वैसे ही उसका कलर चेंज हो जाता है, हाइपरलिंक ब्लू कलर का बन जाता है, बटन में हाईलाइट आ जाती है। तो ये आपने एचटीएमएल में ऐसा फिल किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे ही बटन पे माउस लेके आए वैसे ही कुछ हो जाए। तो यूजर जैसे ही बटन पे माउस लाएगा या विंडो पे माउस लाएगा, तो क्या होगा, एक इवेंट जनरेट होगा। तो जब भी यूजर किसी भी विजिट से इंटरेक्ट करता है माउस का यूज करके या कीबोर्ड का यूज करके, तो एक इवेंट जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे टेक्स्ट फील्ड में, तो एक इवेंट जनरेट होगा। अगर आप बटन पे क्लिक करेंगे तो इवेंट जनरेट होगा। मान लो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है और यहाँ से आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया, तो एक इवेंट होगा। तो यूजर किसी भी तरह से किसी भी विजिट, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है, चाहे बटन है, चाहे वो विंडो है, चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चाहे कुछ भी है, यूजर किसी भी विजिट से अगर इंटरेक्शन करता है तो एक इवेंट जनरेट होता है। तो अगर कोई पूछता है इवेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे एनी यूजर इंटरेक्शन विद एनी विजिट इज नोन एज इवेंट। फाइन। और अगर इसकी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज इवेंट। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज इवेंट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये समझ में कम आती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इवेंट की है वो यही है कि इवेंट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होना, वो क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होना क्या होता है, एक इवेंट कहलाता है। तो वो डेफिनेशन भी सही है और जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी सही है, दोनों सही है। तो एनी यूजर इंटरेक्शन विद एनी विजिट इज नोन एज इवेंट। हैंडलिंग, यूजर इंटरेक्शन पर आप क्या लॉजिक चलाना चाहते हैं, दैट इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग। क्योंकि जब यूजर इंटरेक्ट करेगा तो एक इवेंट जनरेट होगा, उस इवेंट पर आप कोई लॉजिक जब चलाएंगे तो इसका मतलब है आप उस इवेंट को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज इवेंट। अब इसको थ्योरी में समझना बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है। ये इवेंट हैंडलिंग को थ्योरी में समझना ज्यादा टाइम टेकिंग है देन कोड में इंप्लीमेंट करना। अगर मैं इसको कोड में इंप्लीमेंट करूंगा तो अब तक तो हो भी गई होती है ना, तो बेटर है इसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने समझा आपको थ्योरी में भी दिया। तो अब ये जो बटन है, इस बटन पर हम क्लिक करवाएंगे यूजर से। तो पहले आप डिसाइड करिए कि आप किस विजिट के इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं। आप कीबोर्ड से टेक्स्ट फील्ड में जब टाइप करेंगे तब इवेंट होगा, बट हम इंटरेस्टेड नहीं है उस इवेंट को हैंडल करने के लिए। यूजर माउस बटन पे लेके जाएगा तो एक इवेंट जनरेट होगा, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो जो इवेंट होगा हम उसमें इंटरेस्टेड है। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो जो इवेंट होगा उसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं। तो इन दोनों बटन के इवेंट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो किसी भी विजिट के इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास तरीका होता है बाइंड इवेंट का, और एक होता है शॉर्टकट तरीका कमांड इवेंट का। तो दो तरह से इवेंट को हैंडल किया जाता है, एक है बाइंड इवेंट और एक है कमांड इवेंट। तो आपको पहले मैं कमांड इवेंट सिखाता हूँ, उसके बाद कमांड इवेंट का ड्रॉबैक, फिर बाइंड इवेंट पढ़ेंगे। तो बाइंड कमांड इवेंट क्या कहता है कि जिस बटन पे आपने क्लिक करा है, तो बटन अपने ऊपर क्लिक होने पर एक फंक्शन कॉल कर सकता है, और उस फंक्शन में आप जो भी लॉजिक लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा
जब बटन पे क्लिक होगा। तो आप एक फंक्शन बना लीजिए, कहीं पर भी आप एक फंक्शन बना लीजिए। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसका नाम कर दिया मान लो शो, कोई भी नाम दे दो फंक्शन में, और इसमें अभी बस समझने के लिए एक प्रिंट मैसेज दे दिया। तो ध्यान रखना, प्रिंट मैसेज से विंडो प्रिंट नहीं होगा। जुपिटर के विंडो जो होती है, आउटपुट विंडो जो आती है सी के नीचे, यहाँ पर जो आता है आउटपुट, उस जगह प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं बी बटन पे कि जैसे ही बी बटन पे क्लिक हो वैसे ही क्या होना चाहिए, बटन इस शो फंक्शन को कॉल करे। हम कॉल नहीं करेंगे, बटन कॉल करेगा। तो अगर बटन अपने ऊपर क्लिक होने पर, इसका मतलब इवेंट हुई, बटन पे क्लिक हुआ इवेंट हुई, हम चाहते हैं बटन से बटन अपनी इवेंट को हैंडल कर लो, तो कैसे करेगा, बटन से हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉल कर ले। कैसे कहोगे, बटन के कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट पास करेंगे कमांड, और कमांड आर्गुमेंट में क्या लिख दोगे, उस फंक्शन का नाम लिख दोगे जो बटन के क्लिक पर बटन से कॉल करवाना चाहते हो। सिर्फ नाम लिखना है। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा आपका, वो फंक्शन चलेगा, चला होगा, पीछे आउटपुट आया होगा। सर यहां से इस बटन पे आपने इवेंट हैंडल कहाँ करा है, इसके क्लिक पर क्या चाहते हो, कुछ बताया आपने, कुछ नहीं बताया। इम्प्लीमेंटेशन इवेंट हैंडलिंग का इतना आसान है पाइथन में, अगर यही काम मुझे जावा में करना होता तो अभी बहुत कुछ मुझे पहले समझना पड़ता, इंटरफेस समझने पड़ते और पता नहीं क्या क्या समझना पड़ता, तब जाके ये हो पाता। बहरहाल यहाँ पर हमारे जो जैसे दिया गया वैसे पढ़ते। अब जो B2 बटन है, हमने इससे भी कहा भाई आप भी अपने इवेंट हैंडल करो, तो ये क्या बोलेगा, कमांड नाम के आर्गुमेंट में बताओ कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कर दूंगा। हमने कहा यही फंक्शन है, कर दो। तो अब दोनों के दोनों जो बटन है ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों बटन हमारा सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे दोनों का लॉजिक अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन को कॉल करें। तो आप एक फंक्शन और बना दो ऐसे करके, मान लो इसका नाम डिस्प कर दिया, और B2 से बोलो कि जब आप पे क्लिक हो तो आप डिस्क को कॉल कर देना। अब ढांचा तैयार है, बस आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन जो देना है वो आप दो। इस पे क्लिक करेंगे तो शो चलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डिस्क चलेगा। इस बटन की इवेंट को हैंडल करना है तो लॉजिक जो भी है वो कहाँ लिखोगे, जो इसके कमांड का फंक्शन है उसमें लिख दो। और इस बटन की इवेंट को हैंडल करना है या इस बटन के क्लिक पर जो भी लॉजिक चलाना चाहते हो वो लॉजिक कहाँ लिख दोगे, इस बटन का जो कमांड फंक्शन है उसके अंदर जाके लिख दो। अब लिखते हैं एक्चुअल लॉजिक। तो इसका नाम शो डिस्प कर दिया, आप इसका नाम जो चाहें वो रख सकते, ठीक है। तो इसका नाम मान लीजिए कर देते हैं लोअर। तो लोअर फंक्शन है मैं अपने बना रहा हूँ, स्ट्रिंग वाले नहीं है आपका, ताकि याद रहेगा किससे क्या हो रहा है। यहाँ मैंने लोअर लिख दिया, यहाँ मैंने अपर कर दिया। अब लॉजिक लिखने के लिए मुझे इन प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीयूआई पर प्रिंट का कोई मतलब नहीं है। तो मैं टेस्टिंग करने के लिए मैंने लिखकर दिखा दिया कि बटन की इवेंट हैंडल हो रही है। तो यहाँ पर क्या चाहोगे, सबसे पहले तो ये बताओ जो टेक्स्ट फील्ड में यूजर ने लिखा है वो क्या है, वो गेट करो। तो टेक्स्ट फील्ड से कैसे गेट करोगे, अब तक कैसे गेट करते आ रहे थे, हमने कहा इनपुट फंक्शन से गेट करते आ रहे थे। इनपुट फंक्शन सीयूआई से इनपुट लेने वाला काम करता है, जीयूआई से इनपुट लेने वाला काम थोड़ी करेगा। जीयूआई से तो जो विजिट है वो विजिट से इनपुट आएगा। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे तो इनपुट कहां से आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आएगा। अगर आप टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे तो इनपुट कहां से आएगा, टेक्स्ट फील्ड से आएगा। तो हर विजिट अपना अपना एक तरीका बताएगा कि मेरे से इनपुट कैसे लिया जाता है। तो अगर हम बात करें टेक्स्ट फील्ड की, तो टेक्स्ट फील्ड को एंट्री कहते हैं। तो जो एंट्री ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट।
तो अगर हम एंट्री ऑब्जेक्ट पर गेट मेथड कॉल करते हैं तो गेट मेथड क्या करेगा, उस एंट्री पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लाकर आपको एज ए स्ट्रिंग दे देगा। तो अब वो मेथड कॉल कहाँ करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो हम लोअर बटन के क्लिक पर जो भी टेक्स्ट फील्ड में लिखा है वो गेट करना चाहते हैं, तो ये लॉजिक यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे, ई डॉट गेट, ई डॉट गेट। इससे क्या होगा, जो भी टेक्स्ट फील्ड पे आपका टेक्स्ट लिखा है वो आपका आ जाएगा। तो टी वेरिएबल में आ गया। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूजर से कह रहे हैं अपनी सैलरी दो या अपना नंबर दो, फैक्टोरियल निकालेंगे, इवन ऑड बताएंगे, तो टेक्स्ट फील्ड में यूजर नंबर टाइप करेगा, लेकिन गेट मेथड हमेशा स्ट्रिंग लाकर देता है। तो टेक्स्ट फील्ड से या किसी भी विजिट से जब आप इनपुट लेते हैं तो स्ट्रिंग में ही आता है। तो अगर कभी न्यूमेरिक वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से इनपुट कराई जाए तो उसको इंट में कन्वर्ट करने का ध्यान रखना, जैसे हम सीयूआई में करते थे। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग लाकर देता था, फिर उसे इंट में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब आपको 2 मिनट का छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। पाइथन 2 वाले वर्जन में सीयूआई के साथ काम करने के 2 फंक्शन थे। एक था स्ट्रिंग लाने वाला काम करता था और एक था इंटीजर लाने वाला काम करता था। पाइथन 3 से उन्होंने क्या करा, सीयूआई से एक ही फंक्शन रखा और वो स्ट्रिंग लाने वाला रखा, इंटीजर लाने वाला उन्होंने वहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जब आप जीयूआई में आओगे तो आपको जो ये मेथड मिलेंगे विजिट से गेट करके लाने वाले, ये हमेशा स्ट्रिंग ही देंगे, तो आपको इंटीजर में कन्वर्ट फिर भी करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पाइथन 3 से सीयूआई से इंटीजर लाने वाला फंक्शन हटा दिया और सिर्फ स्ट्रिंग वाला रखा, और उन्होंने कहा कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आज ही कर लो, आज भी कर लो, उस दिन भी कर लेना। तो एक स्टैंडर्ड हो गया थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग कि जब भी यूजर से इनपुट आएगा चाहे कहीं से आए स्ट्रिंग में ही आएगा। अब आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन इंट है, चाहे वो सीयूआई से इनपुट स्ट्रिंग आए चाहे वो टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग आए, इंट फंक्शन से ही आप कन्वर्ट कर लेना। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऐसा पाइथन 3 से उन्होंने करा है। बहरहाल फिलहाल हमें जो चाहिए वो स्ट्रिंग में ही चाहिए। क्या करोगे, जो भी स्ट्रिंग आई है इस पर आप कॉल करोगे टी डॉट लोअर, क्योंकि जो टी वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का हो। अब जो लोअर बनकर तैयार हुआ मैंने इसे वापस से टी में ही रख लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई जो वापस से टी में रख लिया दिखाओगे कैसे, प्रिंट। हमने कहा चलो फिलहाल प्रिंट से करके देख लो, लेकिन आपको प्रिंट यूज नहीं करना है। आप विंडो पे जाने की बात करिए, विंडो पे कैसे जाएंगे। मान लो इतना लिखा, लोअर लिखा, तो ये एबीसीडी लोअर हो गया। ऊपर हो गया। लेकिन सर हम यहाँ थोड़ी प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या चाहते हो, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है इसी में चेंज करा दो, दूसरा रास्ता है इसमें रहने दो, अलग से एक मैसेज बॉक्स बनाकर दिखा दो। दोनों रास्ते हमारे पास तैयार है, दोनों हम सीख लेते हैं। प्रिंट को यहाँ से हटा दो, प्रिंट मैंने यहाँ से हटा दिया। क्या करेंगे यहाँ से, अब पहले हम उसी के अंदर सेट करना सीखते हैं। तो जो एंट्री है, अगर आपसे कहा जाए कि एंट्री में मुझे कुछ गेट करना है तो गेट मेथड है, अगर मुझे एंट्री में कुछ लिखना है तो सेट मेथड है नहीं। मन में तो आ रहा है कि सेट नाम का मेथड होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, एरर आ जाएगी अगर आप चलाओगे। तो फिर करें कैसे इस काम के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे लिए एंट्री के अंदर एक मेथड दिया गया जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड क्या करता है, आपसे पूछता है कि एंट्री में किस पोजीशन से लिखना शुरू करना है। मान लीजिए एंट्री में ऑलरेडी ए बी सी डी लिखा है, तो आपने कर दिया 2, तो सेकंड करेक्टर के बाद से लिखना शुरू करेगा। क्या लिखेगा, जो आप बताओगे वो लिख देगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया,
हमने कहा ऐसा तो हम नहीं चाहते थे, देखो अब क्या हो जाएगा। मैंने लिखा ABCDE, मान लो ऐसे लिख दिया, कहाँ इंसर्ट हो गया, सेकंड करेक्टर के बाद इंसर्ट हो गया पूरा रिजल्ट ABCDE। हमने कहा ये थोड़ी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो, हम कह रहे हैं शुरू से लिखो, चलो शुरू से लिख दो। तो यहाँ पे गए और यहाँ कर दिया 0, शुरू से लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी रहेगी। क्या प्रॉब्लम रहेगी, हमने कहा देखो आपने लिखा यहाँ पर ABCD, ABCD लोअर केस में कन्वर्ट होकर शुरू से लिख जाएगा, ये लिख गया। लेकिन जो पहले से लिखा था वो तो अभी भी चल रहा है साथ में, तो क्या करेंगे, हमने कहा जो पहले से चल रहा है उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी टेक्स्ट फील्ड में एंट्री में कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसको डिलीट करने के लिए एंट्री के ऊपर डिलीट नाम का मेथड कॉल करेंगे। अब डिलीट पूछेगा कि किस करेक्टर से डिलीट करना शुरू करना है और कहां तक डिलीट करना है। हमने कभी 0 वाले से शुरू करना है, कहां तक जाओगे भाई, अब कहां तक जाओगे ये बड़ी दिक्कत है, लास्ट तक ही जाना है। अब लास्ट तक जाओगे तो कितने करेक्टर लिखे हैं पहले पता करो, तो ये तो टिपिकल हो जाएगा बहुत। तो डिलीट में एक हमारा स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं एंड। तो अगर आप एंड आर्गुमेंट की वैल्यू इंटीजर ना देकर स्ट्रिंग में एंड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंट्री में लास्ट क्या है। तो क्या करेगा, 0 पोजीशन से लास्ट तक के सारे करेक्टर डिलीट करेगा, उसके बाद 0 पोजीशन पर जो आपका रिजल्ट था उसको इंसर्ट कर देगा। सेम कोड यहां से उठाकर सब कुछ भाई चेंज करना है, यहाँ लोअर की जगह ये, बाकी तो लिखा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसमें तो मुझे सिखा दो उसी में ऐड करना, और अपर वाला सिखा दो अलग से मैसेज बॉक्स बनाकर कैसे चलाएंगे, है ना। तो दोनों तरीके हम सीख लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास एक टीके इंटर मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है मैसेज बॉक्स, उसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। तो जो मैसेज बॉक्स नाम का मॉड्यूल है, इस मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है जिसका नाम है शो इन्फो। शो इन्फो फंक्शन के अंदर आपको दो चीज पास करनी है। शो इन्फो क्या करेगा, एक मैसेज बॉक्स क्रिएट करेगा, उस मैसेज बॉक्स के टाइटल पे क्या लिखना है ये बताओ, और उस मैसेज बॉक्स में एज ए मैसेज क्या लिखना है वो बताओ। तो टाइटल में आप मान लो लिख दिया मैंने रिजल्ट, रिजल्ट दिखाना चाहते हो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, वो जो आप दिखाना चाहते हो। ये लोअर तो ऑलरेडी है ही। हमारे पास मैसेज बॉक्स मॉड्यूल में कई तरह के फंक्शन है जो मैसेज बॉक्स दिखाने वाला काम करते हैं। एक हो गया शो इन्फो, एक होता है शो वार्निंग। शो वार्निंग आपको क्या करेगा, सब कुछ भाई दिखाएगा, लेकिन जो आपका आइकन एक आ रहा था वो ब्लू कलर का था पहले, और उस आइकन पे आई लिख रहा था, ये वार्निंग वाला येलो कलर का आइकन बनकर आ गया। और इसी तरह से एक होता है हमारे पास शो एरर। ये क्या करता है, ये आपका जो आइकन है वो आप क्रॉस रेड वाला बना दो। तो अलग अलग सिचुएशन में आप इसका यूज करते हैं, जैसे आप ऑथेंटिकेशन लॉगिन विंडो बना रहे हैं, अब उस लॉगिन विंडो में
मान लीजिए आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया, एम्प्टी फील्ड हो गया, तो वार्निंग दिखा दो कि यूजर नेम पासवर्ड कांट बी एम्प्टी। अब मान लो यूजर ने सब कुछ सही दे दिया, है ना, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन गलत है, उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो एरर करके दिखा दो कि इनवैलिड यूजर। अब मान लीजिए यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड सही दिया, अब उसे इन्फो दिखा दो ब्लू कलर, मतलब सब कुछ सही हुआ कि वेलकम। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन के लिए हम मैसेज बॉक्स एज ए प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं। तो ये हम किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो एक रिजल्ट होता है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये जनरली हम कोई वैलिडेशन फेल होता है या जैसा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक वार्निंग दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और अगर कोई आपने काम ऐसा किया है जो गलत हो गया है और आप उसे दिखाना चाहते हैं एज ए रिजल्ट कि आपने गलत कर दिया है, तो उस पर्पज के लिए हम शो एरर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह के मैसेज बॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बाइंड इवेंट के बारे में बढ़ाऊंगा कि बाइंड इवेंट क्या होता है। ठीक है, चलो आज इतनी रखें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जिसका जो क्वेश्चन है पूछ लो। जिनका क्वेश्चन नहीं है वो एग्जिट हो जाओ, जा सकते हो, है ना। सर ये जो मैसेज बॉक्स है